हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। लास्ट में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था? एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम उसके बाद का देखेंगे। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं ये तो मैंने आपको टिक करवा दिया है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद का पॉइंट है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। किसी कोड से कोई एंगल कोई पॉइंट पे अगर एंगल सबटेंड हो तो वो कैसा होगा। ठीक है, सर्कल है एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो सर्कल की कोई कोड हो उसमें से जो एंगल बनते हैं वो कैसे होंगे। मानो कि ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये कोई हमने एक कोड ली। ठीक है, तो ये कोड में से अलग अलग एंगल्स बन सकते हैं। एक तो वो सेंटर के साथ एंगल बना सकता है, ऐसे बना सकता है। दूसरा, इसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। तो माइनर सेगमेंट में एक एंगल ये वाला बन सकता है, एक एंगल वो यहाँ पे बना सकता है, मेजर सेगमेंट में बना सकता है ना। ठीक है, तो कोड ऐसे है 3 टाइप के एंगल बना सकता है। एक तो सेंटर के साथ, दूसरा माइनर सेगमेंट में और तीसरा मेजर सेगमेंट में। तो ये अलग अलग 3 एंगल बन सकते हैं। अब इस एंगल के ऊपर से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? तो सबसे पहला थ्योरम 10.1 मैंने आपको बोला था कि इसमें 12 थ्योरम है। थ्योरम 10.1 टू लेके थ्योरम 10.12 तक। ठीक है, इतने थ्योरम है। मैंने आपको बोला था कि सारे थ्योरम के हमें सिर्फ मेन सेंटेंस याद रखने हैं। थ्योरम के प्रूफ्स हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम 10.1 क्या है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये जो थ्योरम है वो क्या कहना चाहता है कि अगर हम किसी सर्कल में इक्वल कोड्स बनाए, अलग अलग इक्वल कोड्स बनाए, तो वो सारी कोड्स है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। मतलब कि कहने का क्या मतलब है? देखो, ये कोई एक सर्कल है, ये उसका क्या है? सेंटर। ये सर्कल और ये उसका सेंटर। ठीक है, अब इसमें अलग अलग इक्वल कोड्स बन रही है, अलग अलग इक्वल कोड्स, एक ही लेंथ के अलग अलग बहुत सारी कोड्स मिल सकती है। ठीक है, एक कोड मानो कि हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, उसी लेंथ की दूसरी कोड हमें मानो कि यहाँ पे मिल रही है। सेम लेंथ की तीसरी कोड हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सेम लेंथ की चौथी कोड हमें यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है हमें 5वीं कोड। ये 5 मैंने बनाई है, पर ऐसे बहुत सारी कोड्स हो सकती है इक्वल लेंथ। ठीक है, ये सारी कोड्स सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब कि ये कोड नंबर 1 में से ये जो एंगल बना इसे हम नाम देंगे एंगल 1। ये कोड नंबर 1, उसमें से क्या बना? एंगल नंबर 1। ठीक है, ये है कोड नंबर 2। तो ये कोड नंबर 2 से ये जो यहाँ पे सेंटर के साथ वो एंगल बनाता है, दिस इज एंगल 2। ठीक है, अब ये कोड 3 में से ये जो एंगल बनता है ये है कोड 3। कोड 3 में से ये जो एंगल बना उसे हम नाम देंगे एंगल 3। ये कोड नंबर 4, ये तो कोड नंबर 4 से जो एंगल बना दिस इज एंगल नंबर 4। कोड नंबर 4 से एंगल नंबर 4, ये कोड नंबर 5। तो कोड 5 में से ये जो एंगल 5 बनेगा
ये है एंगल फाई। ठीक है, हमारी क्या थी, ये पांचों कोड हमने जो बनाई थी वो पांचों कोड क्या थी, इक्वल। ठीक है, कोड्स 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5। सारी कोड्स की लेंथ क्या थी, इक्वल। तो अगर हम इक्वल कोड्स ले तो वो कोड्स में से सेंटर पे जो एंगल्स सब्स्टिट्यूट होते हैं वो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि यहाँ पे हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अगर पांचों कोड्स इक्वल है तो उनकी वजह से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल्स की सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, दिस इज थियोरम 10.1। उसका अब हम क्या, अब हमने समझ लिया, अब हम लिखेंगे उसका सेंटेंस। ठीक है, अब हम उसका सेंटेंस लिखेंगे। प्रूफ हमारे लिए सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ सेंटेंस याद रखेंगे, वो सेंटेंस कहना क्या चाहता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम सेंटेंस लिख लेते हैं कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड equal angles at the center. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. ठीक है, किसी भी सर्कल में अगर हम इक्वल कोड्स बनाए तो वो सारी कोड सेंटर के साथ कैसे एंगल सबटेंड करती है, इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये हो गया थियोरम 10.1। नाउ अब हम देखेंगे थियोरम 10.2। पहले उसका सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, थियोरम 10.2, ये मैंने 1 लिखा है बट ये है 10.1। ये थियोरम 10.2। If the angles subtended by the chords, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are equal. Theorem 10.2 लिख लो सब दोनों theorem। If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। देखो थियोरम 10.2 है, वो थियोरम 10.1 का क्या है, ओपोजिट। 10.1 में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोड्स इक्वल हो तो उनकी वजह से जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल है। ठीक है, और 10.2 क्या बोल रहा है कि अगर एंगल्स इक्वल बन रहे हैं तो वो कोड्स भी कैसी होगी, इक्वल होगी। 10.1 क्या है कि अगर कोड्स इक्वल है तो उनकी वजह से एंगल्स इक्वल
क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये हो गए थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। ठीक है, फिर है एक्सरसाइज 10.2। तो ये एक्सरसाइज 10.2 है वो पूरी हमारे सिलेबस में से कैंसल हो चुकी है। मैंने आपको टिक तो करवा दिया है ना। तो एक्सरसाइज 10.2 हमारा सिलेबस में से कैंसल हो चुका है। उसके बाद है थ्योरम 10.3। क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, 10.3 थ्योरम पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, Theorem 10.3. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. क्या बोलना चाहता है कि सर्कल में कोई हम कोड बनाए और वो कोड को हम सेंटर में से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो परपेंडिकुलर है वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट करना मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, क्या है देखो, ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में से ये है सेंटर ओ। ठीक है, हमने एक कोड बनाया ए बी। सर्कल का सेंटर ओ और ए बी क्या है, उसकी कोड है। ठीक है, अब ओ में से अगर हम ए बी पर परपेंडिकुलर बनाए, ओ में से ए बी पर क्या बनाना है, परपेंडिकुलर, जो कि ए बी को मानो कि पी पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, सर्कल के सेंटर ओ में से कोड ए बी पर हम परपेंडिकुलर बनाए, तो ये जो परपेंडिकुलर ओपी बना वो हमारी कोड ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट करना मतलब कि टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो टू इक्वल पार्ट्स कौन कौन से बनेंगे, ए पी एंड पी बी बनेंगे, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ओपी इज perpendicular to AB and AP is equal to PB। ठीक है, सर्कल के सेंटर O में से कोड AB पर हमने OP परपेंडिकुलर बनाया, तो वो परपेंडिकुलर है वो कोड AB को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड दैट टू इक्वल पार्ट्स आर AP एंड PB। दैट मीन्स कि AP इज इक्वल टू PB। क्लियर? ठीक है, लिख लो ये थ्योरम 10.3। हो गया। अब देखेंगे हम थ्योरम 10.4। सेम पहले वो थ्योरम लिख लेते हैं, बाद में वो मैं आपको पूरा समझा दूंगी। ठीक है,
थ्योरम 10.4 क्या है? 10.3 का ऑपोजिट है। द लाइन ड्रॉन to the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। क्या है? The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ठीक है कि अगर हम सेंटर में से किसी कोड को बाइसेक्ट करने के लिए कोई लाइन बनाए तो वो लाइन है वो कोड की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। मतलब कि सर्कल के सेंटर में से किसी कोड को बाइसेक्ट करने के लिए कोई अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो लाइन कोड के क्या होगी? परपेंडिकुलर। 3 का ऑपोजिट, 10.3 का क्या है? ऑपोजिट। ठीक है कि मानो कि ए बी है वो कोड है, ओ है वो सेंटर है, तो सेंटर में से किसी कोड को बाइसेक्ट करने के लिए कोई आप लाइन ड्रॉ करो तो वो लाइन कोड के क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, पी है इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी। P इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी, मतलब कि मिड पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करो तो जो लाइन बनी वो कोड के क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्लियर? ठीक है, ये है थ्योरम 10.4। लिख लो सब। हो गया? अब हम देखेंगे थ्योरम 10.5। Theorem 10.5. There is one and only one circle passing through 3 points, 3 given non-collinear points. ठीक है? There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points।
there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. अगर आपको किसी आपको कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं तो वो पॉइंट में से ओनली वन ही सर्कल पास होगा। तीन हमारे पास, मानो कि ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, हमारे पास ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो इन तीनों में से पास होता हो वैसा आपको कोई एक ही सर्कल मिलेगा। तीनों पॉइंट में से पास होता हो वैसा कितने सर्कल मिलते हैं? एक ही, इन तीनों में से, ठीक है। किसी दो में से पास होता हुआ मिल सकता है, किसी एक में भी पास होते हुए बहुत सारे सर्कल मिलेंगे, किसी तीन में से किसी एक पॉइंट में से पास होते हुए बहुत सारे सर्कल मिलेंगे, तीन में से किसी दो में से पास होते हुए बहुत सारे सर्कल मिलेंगे, बट तीनों के तीनों में से पास होता हो वैसा वन एंड ओनली वन सर्कल ही मिल सकता है, ठीक है। There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. हमारे पास तीन non-collinear point हो तो उनमें से पास होता हुआ हमें वन एंड ओनली वन सर्कल ही मिल सकता है। हो गया, ठीक है। लिख लो ये थियरम 10.5। डन एवरीवन, ये थियरम 10.5 भी हमारा हो गया। अब हम पहुंचे हैं थियरम 10.6, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं थियरम 10.5 तक, ठीक है। थियरम 10.6 हम पहुंचे हैं, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, ठीक है।